हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं। आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।
हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार। मान लेते हैं सिंक्रोनस जनरेटर है, इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड है। आर ए की वैल्यू हमने मान ली है नेग्लिजिबल, होती भी कम है, 0 हम कंसिडर करके चल रहे हैं। हाँ जी दिव्या, फर्स्ट स्लाइड। हाँ हाँ, फर्स्ट स्लाइड है। चलिए चलिए, सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार। ठीक है, यहाँ पे एक वी कर्व बनता है, एक इन्वर्टेड वी कर्व बनता है। हालांकि कराने को मैं इसका बढ़िया सा एक बहुत शानदार सा डेरिवेशन है, बट अपन पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर क्या चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, देखो ये जो एक्सिस होती है, ये एक्सिस होती है एक्साइटेशन की। ये कहलाता है इन्वर्टेड वी कर्व, ये कहलाता है वी कर्व। ये क्या है? इन्वर्टेड वी कर्व, ये है वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व होता है पावर फैक्टर और ई के बीच में। किसके बीच में? पावर फैक्टर और ई के बीच में, पावर फैक्टर और एक्साइटेशन के बीच में।
और ये जो वी कर्व होता है ये होता है दैट इज आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका आर्मेचर करंट। ठीक, इसको हम कहते हैं, इसको हम लेके चलते हैं पहले तो। चल, ये कहलाता है इन्वर्टेड वी कर्व, ये कहता है वी कर्व। मतलब ये बेसिकली बताता है कि पावर फैक्टर का एक्साइटेशन के साथ कैसा वेरिएशन होता है। पावर फैक्टर का एक्साइटेशन मतलब पहले पावर फैक्टर कम रहेगा, एक्साइटेशन आप बढ़ाते जाएंगे। ये जो बीच में होता है ये कहलाता है नॉमिनल एक्साइटेशन। ये जो ई नॉट है, ई नॉट इज नॉमिनल एक्साइटेशन। ई नॉट इज नॉमिनल एक्साइटेशन, इसे कहते हैं हम नॉमिनल एक्साइटेशन। इसे हम कहते हैं ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। ये भी क्या है आपका ओवर एक्साइटेशन। और ये कहलाता है अंडर एक्साइटेशन। ये कहलाता है अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, नॉमिनल एक्साइटेशन। ये जो नॉमिनल एक्साइटेशन होता है इसमें जो हमें पावर फैक्टर मिलता है वो मिलता है हमें यूनिटी पावर फैक्टर। क्या मिलता है? यूनिटी पावर फैक्टर। इस समय इसकी वैल्यू मिलती है हमें 1। मतलब जब नॉमिनल एक्साइटेशन होता है, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर को आप जब नॉमिनल एक्साइटेशन में वर्क कराते हैं तब हमें पावर फैक्टर मिलता है 1। और आप करंट देखिए, आर्मेचर करंट हमें मिलता है मिनिमम। तो हम बोल सकते हैं एट नॉमिनल एक्साइटेशन पावर फैक्टर इज यूनिटी और आर्मेचर करंट इज मिनिमम। दूसरी बात, जब अंडर एक्साइटेशन होता है इस समय जो हमें पावर फैक्टर मिलता है ये हमें मिलता है लीडिंग, और जब ओवर एक्साइटेशन होता है तो ये हमें मिलता है लैगिंग। मतलब जब अंडर एक्साइटेशन होता है तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो लोड है वो लीडिंग होगा। इसका लोड अगर लीडिंग होगा मतलब वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, ये खुद रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। जब लैगिंग, जब ओवर एक्साइटेशन होगा तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। मतलब ये बात हो रही जनरेटर की, तो इसका लोड होगा लैगिंग। लोड लैगिंग मतलब लोड इंडक्टिव, तो मतलब वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा होगा, मतलब ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होगा। और होता ऐसा ही है, ऐसा ही होता है कि नॉर्मली हमेशा जो जनरेटर होता है उसका लोड लैगिंग ही होता है। भाई लोड क्या है? लैगिंग है। तो अगर लोड लैगिंग है तो वो किस पावर फैक्टर पे काम करता है? लैगिंग पावर फैक्टर पे। इसका मतलब हमेशा जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो ओवर एक्साइटेशन में काम करता है। प्रैक्टिकली लोड इज लैगिंग, so it always works at overexcited and works at lagging power factor. ये जो पूरा वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व होता है, ये जो बनता है ये बनता है फॉर कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर मतलब ये जो हम एनालिसिस करते हैं इसमें हम पी को कांस्टेंट लेते हैं। अब पी को कांस्टेंट मतलब रियल पावर कांस्टेंट। रियल पावर कांस्टेंट कब हो सकता है? रियल पावर कांस्टेंट तब हो सकता है
जब आप जो मैकेनिकल पावर इनपुट दे रहे हो वो कांस्टेंट हो, मतलब वो उसमें आप कोई वेरिएशन ना कर रहे हो। तो ये पूरा एनालिसिस फॉर अ पर्टिकुलर पावर पी के लिए होता है। इसका क्या सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर दोनों का डेरिवेशन मैं करवा सकता हूं, बट इट इज टाइम टेकिंग, हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं होगा जिसका इसका हमें एनालिसिस यूजफुल होगा। कराने को मैं करा दूंगा, आधा 45 मिनट्स अराउंड लगेंगे उस डेरिवेशन में, 45 से 1 घंटे तक, मगर हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, इतना टाइम देना सही नहीं है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो याद रखिए कि ये पूरा कर्व किसके लिए है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पी। मतलब ये पूरा जो होता है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि भाई सिंक्रोनस जनरेटर में हम रियल पावर को कांस्टेंट रखें, मतलब अगर मैं एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करता हूं, और सिंपल सी बात सोचो आप, एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करने से रियल पावर में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं एक्साइटेशन को कम ज़्यादा कर रहा हूं फॉर अ कांस्टेंट पावर के लिए, अगर मैं बात करूं तो एक्साइटेशन मतलब फ्लक्स मतलब आपका फ्लक्स कम या ज़्यादा कर रहा हो, मतलब उसको ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड बना रहे हो। ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड मतलब कभी हो सकता है कि वो लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब कभी वो रिएक्टिव पावर ले रहा है, कभी रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। दैट मीन्स ये जो वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व होता है, ये फॉर अ कांस्टेंट पावर के लिए होता है, जिसमें जब मैं एक्साइटेशन को बढ़ाता या कम हो जाता हूं तो सिर्फ मैं रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर रहा हूं, रियल पावर को नहीं। रियल पावर को कम ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टीम इनपुट है उसको कम ज्यादा करते हैं। भाई स्टीम इनपुट वो है रियल पावर, कि स्टीम इनपुट मतलब अब जनरेटर है, जनरेटर प्राइम मूवर से कनेक्टेड है, प्राइम मूवर स्टीम इनपुट से कनेक्टेड है। तो जब हम स्टीम इनपुट को कम ज्यादा करेंगे तब रियल पावर आपकी वेरी करेगी। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पावर, that is real power, these curves for particular value of real power, that is P. मतलब अगर मैं एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करूंगा, जैसे देखो मान लो एक्साइटेशन यहाँ पे है तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा है एक्साइटेशन में, तो जैसे अंडर एक्साइटेड है, मैं कह रहा हूँ अंडर एक्साइटेड है, दैट मीन्स इट वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर होगा, एक पर्टिकुलर कॉस्ट थीटा होगा, मतलब इस समय एक रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होगा। जैसे ही मैं इस एक्साइटेशन को यहाँ लेकर जाता हूँ, मतलब एक्साइटेशन को बढ़ाता हूँ, एक्साइटेशन को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, रहेगा लीडिंग पावर फैक्टर ही। तो इससे एक्साइटेशन को इस तरीके से वेरी करके हम पावर फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली आर्मेचर करंट भी वेरी होगा। भाई अगर इतना एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन को मैं बढ़ाऊंगा तो देखो आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, उसी टाइम पे देखो स्टीम इनपुट हमने कांस्टेंट बना के रखा है, तो रियल पावर आपका कांस्टेंट है। आप सिर्फ एक्साइटेशन को कम ज्यादा करते हैं, अगर एक्साइटेशन को कम ज्यादा करते हैं तो उसी टाइम पे पावर फैक्टर में भी चेंज होगा और आर्मेचर करंट पे भी होगा, क्योंकि जब हम एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एक साथ ही काम करेंगे। जैसे ये देखो, ये एक ही साथ, ये एक ही साथ, मतलब अगर एक्साइटेशन मैंने यहां रखा है तो इतना आर्मेचर करंट ले रहा होगा, इतना पावर फैक्टर ले रहा होगा। मैंने एक्साइटेशन को बढ़ा दिया, जब एक्साइटेशन को बढ़ाऊंगा तो आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगा और उसी टाइम पे पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। पहले कम है पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, बिल्कुल एट एट सेम टाइम।
बिल्कुल पॉल, बिल्कुल, हम रखना भी चाहेंगे कम ही। अफजल, असल में होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि जितनी रिएक्टिव पावर डिमांड है उस हिसाब से हमें एक्साइटेशन को रखना पड़ता है, ये पूरा बैलेंस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सिस्टम पे। अभी देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें। बिल्कुल, नॉमिनल एक्साइटेशन में हमें मैक्सिमम पावर फैक्टर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यूनिटी, दैट इज 1। बाकी दोनों जगह पावर फैक्टर रिड्यूस होगा। मतलब यहां पे देखा जाए तो सिंक्रोनस जनरेटर एक रेजिस्टिव लोड की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहां जा रहे हैं तो कैपेसिटेंस की तरह काम कर रहा है, यहां जा रहे हैं तो एक इंडक्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्यों इंडक्टेंस की तरह? क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर में इसका लोड कैपेसिटर और खुद इंडक्टेंस। ठीक है, नोटेड। चलिए, अगर हम बात करें फॉर डिफरेंट लोड, डिफरेंट पावर, फॉर डिफरेंट रियल पावर्स, इसका मतलब अगर मैं डिफरेंट रियल पावर की बात करूं, डिफरेंट रियल पावर मतलब ये तो हमने वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व बनाया फॉर अ कांस्टेंट पी, पी कांस्टेंट है। अगर पी की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व में किस तरीके से वेरिएशन होता है? वो जो वी कर्व, वो इन्वर्टेड वी कर्व बनाया था, वो हमने डिफरेंट एक ही पर्टिकुलर पावर के लिए बनाया था। अगर मैं कांस्टेंट जो रियल पावर है उसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता जाऊं, जब मैं बढ़ाता हूं तो इन्वर्टेड वी कर्व इधर शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है। मतलब मान लो मैं कह रहा हूं कि भाई 1 मेगावाट के लिए ये है, तो 2 मेगावाट के लिए इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसका नॉमिनल एक्साइटेशन भी बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा 3 मेगावाट के लिए, तो ये इन्वर्टेड वी कर्व और इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसका नॉमिनल एक्साइटेशन चेंज हो जाएगा। मतलब नॉमिनल एक्साइटेशन मतलब जिस पे उसे यूनिटी पावर फैक्टर मिल रहा है वो एक्साइटेशन बढ़ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि 1 मेगावाट के लिए वी कर्व ये मिल रहा है, तो 2 मेगावाट के लिए बढ़ जाएगा, मतलब, और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें कि जो नॉमिनल आपका जो मिनिमम आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और एक्साइटेशन की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है। पावर को और बढ़ा देंगे तो ये और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो वी कर्व जो होता है, इन्वर्टेड वी कर्व, वो राइट में शिफ्ट होता है, और जो वी कर्व होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं दैट इज P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1।
मतलब जितनी पावर कम होती जाएगी ये नीचे शिफ्ट होते जाएगा और ये इस साइड शिफ्ट होते जाएगा। नोटेड। देखो देखो अभी एग्जांपल देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन से समझना। इंक्रीज होगा तो मैंने बताया ना, पावर इंक्रीज होते जाएगा, इधर इधर पावर शिफ्ट होती जाएगी, इन्वर्टेड वी कर्व, और वी कर्व आपका ऊपर ही शिफ्ट होगा। आप लोग चाहोगे तो मैं आपको इसका डेरिवेशन भेज दूंगा, ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है। चल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा शीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। A standalone engine driven synchronous generator is feeding a partially inductive load। मतलब एक जनरेटर है जो कि एक इंडक्टिव लोड को फीड कर रहा है, ठीक है। A capacitor is now connected across the load to completely nullify the inductive current। For this operating condition, the field current and fuel input have to be reduced. The field current and the fuel input have to be increased. The field current has to be increased and the fuel input have left unaltered. The field current has to be reduced and the fuel input left unaltered। देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि एक जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, जो एक इंडक्टिव लोड को डिलीवर कर रहा है।
देखो क्या लिखा है, अ स्टैंड अलोन इंजन ड्रिवन सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग अ पार्शियली इंडक्टिव लोड। ठीक है, इंडक्टिव लोड को डिलीवर कर रहा है। अगर ये इंडक्टिव लोड को डिलीवर कर रहा है, इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे रखनी है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने देखा ये होता है कॉस थीटा और ये होता है दैट इज एक्साइटेशन ई, ये होता है एक्साइटेशन ई, ये होता है आपका आई ए। अगर हम इसकी कर्व की बात करें तो ये कर्व होता है और ये होता है दैट इज वी कर्व। अब ध्यान से देखिएगा, जब एक सिंक्रोनस जनरेटर एक इंडक्टिव लोड को फीड कर रहा होगा, इंडक्टिव लोड को फीड कर रहा होगा, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर, अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है इनिशियली, अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें पता है ये होता है आपका लीडिंग और ये होता है लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब वो यहां कहीं काम कर रहा होगा, यहां पे कहीं काम कर रहा होगा, मतलब ये कोई एक्साइटेशन होगा जहां पे इतना पावर फैक्टर डिलीवर कर रहा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर कहीं पे भी हो सकता है, बट लैगिंग बोला है मतलब इंडक्टिव लोड कहा है, मतलब वो यहां कहीं काम कर रहा होगा, मतलब इतना कहीं आर्मेचर करंट इसे दे रहा होगा। ठीक है, नाउ अब वो क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नाउ अ कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस द लोड टू कंप्लीटली नलिफाई द इंडक्टिव करंट। वो ये कह रहे हैं कि उनने क्या किया कि भाई क्या हुआ, ये सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होगा इससे, उनने बोला कि हमने क्या किया कि उस लोड के बगल में एक कैपेसिटिव लोड लगा दिया, कैपेसिटर बैंक लगा दिया। कैपेसिटर लगाने से क्या हुआ, इसको जितनी रिएक्टिव पावर की डिमांड थी सब की सब ये फुलफिल करने लगा। उससे फायदा क्या हुआ कि इसको जो रिएक्टिव पावर की जरूरत थी जो कैपेसिटर इसको दे रहा है, ध्यान से सुनेगा, इंडक्टिव लोड था, रिएक्टिव पावर की डिमांड थी, पहले सिंक्रोनस जनरेटर दे रहा था, तभी आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर वो ओवर एक्साइटेड था और उसका एक्साइटेशन यहां पे था। ठीक है, दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था। अब आपने कहा कि भाई हमने वहां पे कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया तो मान लो उसे 10 एम्पियर की जरूरत थी, तो पूरा का पूरा 10 एम्पियर किसने दे दिया, उस बगल में लगे हुए कैपेसिटर ने। अब जब उसको रिएक्टिव पावर मिल गई तो क्या सिंक्रोनस जनरेटर से रिएक्टिव पावर की जरूरत है, नहीं। इनने बोला देखो टू नलीफाई द इंडक्टिव करंट, मतलब इसका पूरा इंडक्टिव करंट को हम क्या कर दें, नलीफाई कर दें। इसका इंडक्टिव करंट को अगर हम नलीफाई कर दें मतलब अब यहां पे हमें रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, जीरो। और रिएक्टिव पावर जीरो तब होती है जब ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा, और ये यूनिटी पावर फैक्टर पे कब काम करता है, जब यहां पे, उसके लिए हमें एक्साइटेशन को क्या करना पड़ेगा, कम। पहले ओवर एक्साइटेड था, अब नॉमिनल एक्साइटेशन पे जाएगा, मतलब एक्साइटेशन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो द फील्ड करंट एंड द फ्यूल इनपुट हैव टू बी रिड्यूस्ड, द फील्ड करंट एंड द फ्यूल इनपुट हैव टू बी इंक्रीज्ड, the field current has to be increased, no, field current has to be reduced। डी आंसर यहीं से हो गया, the field current has to be reduced and the fuel input unaltered। भाई ये जो पूरा वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व होता है, ये किसके लिए होता है, फॉर अ कांस्टेंट P। और मैंने आपको बताया था आप कैपेसिटर लगाओ, इंडक्टर लगाओ, P में कोई चेंज नहीं आएगा। इंडक्टर और कैपेसिटर से सिर्फ रिएक्टिव पावर में चेंज होता है, P में चेंज नहीं होता है। तो P तो उसको उतना ही चाहिए, तो आप स्टीम इनपुट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आप किस में करेंगे, फील्ड करंट को रिड्यूस करेंगे और फ्यूल इनपुट अनअल्टर्ड, मतलब पी में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? अलका मैंने तो दोनों ही यूज करे ना, यहां पे देखो अलका ध्यान से सुनो, पावर फैक्टर की बात हो रही है, मुझे आर्मेचर करंट से कोई मतलब नहीं है। और आर्मेचर करंट भी पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि आर्मेचर करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। देखो अगर आप एक्साइटेशन को कम करोगे तो आर्मेचर करंट भी कम हो जाएगा। और मुझे यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ जाना है, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ जाना है, तो एक्साइटेशन को मैं रिड्यूस करूंगा, रियल पावर में कोई भी चेंज नहीं करूंगा।
बात समझ में आई? क्लियर है? अभी और भी क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, टेंशन मत लो। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो हल्का एक दो बार और पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, उनने क्या, दोनों चीजें चेंज होगी। पहले वो किस पे काम कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, इंडक्टिव लोड है तो एक्साइटेशन की ज्यादा जरूरत थी। जैसे ही उनने बोला कि भाई हमने तो बगल में कैपेसिटर लगा दिया, जितनी रिएक्टिव पावर डिमांड थी पूरा का पूरा कैपेसिटर ने दे दिया, अब हमें जनरेटर से रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं होती है, अब देखो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने की बात करते हैं। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर को रिएक्टिव पावर की डिमांड है, तो आपके घर को रिएक्टिव पावर की डिमांड है तो कौन देगा इसे रिएक्टिव पावर? आप बोलोगे मुझे तो जनरेटर देगा। जनरेटर कहां लगा है? वो वहां पे 100-200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर वहां पे जनरेटर लगा है। बोले चलो भाई वहां से रिएक्टिव पावर लेकर आते हैं, तो 10 एम्पियर आपके डिमांड के लिए, क्योंकि आपके घर में इंडक्टिव लोड लगा है तो आपके डिमांड के लिए रिएक्टिव पावर कहां से आएगा? वो जनरेटर से 500 किलोमीटर दूर। तो वहां आने से क्या दिक्कत है? वहां से आने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे ठीक है हम वहां से भेज देते हैं। अब आपने पावर सिस्टम पढ़ा, पावर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर। रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर क्या आती है? रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर आती है वीएस वी आर अपॉन एक्सेस कॉस डेल माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सेस, यही आती है। याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं क्या होती है। रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर इफ आर इक्वल टू 0 होती है वीएस वी आर अपॉन सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन एक्सेस कॉस डेल माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सेस। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये देखो ठीक है। अब ये पावर आती है डेल, डेल की वैल्यू स्मॉल होती है फॉर अच्छी स्टेबिलिटी के लिए। अगर डेल की वैल्यू स्मॉल होती है तो कॉस डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1। अगर अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 हो गया तो ये हो गया दैट इज वी एस वी आर अपॉन एक्सेस माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सेस। ठीक है भाई, और सिंपल बना देते हैं, ये हो जाएगा दैट इज वी आर अपॉन एक्सेस कॉमन, अंदर बचा वी एस माइनस वी आर। ठीक है, अब इससे समझ में आ गया रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी। वी एस माइनस वी आर क्या होता है? सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड। मतलब वहां से 400 वोल्ट भेजा, आपके घर में पहुंचा 350 वोल्ट, मतलब दोनों का डिफरेंस। अगर आप बोलते हो कि भाई वो 10 एम्पियर जो मेरे घर में जरूरत है आप जनरेटर से मंगवाओगे वहां से, तो आपका जो रिसीविंग रिएक्टिव पावर है वो बढ़ जाएगा। अगर रिसीविंग रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगा तो डेल भी बढ़ जाएगा, डेल भी बढ़ जाएगा मतलब ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में जो रिएक्टिव पावर डिमांड है आपने जनरेटर से मंगवाया तो पूरे ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर फ्लो होगा, और अगर पूरे ट्रांसमिशन लाइन में आपने रिएक्टिव पावर फ्लो कराया तो आपने वहां से 400 वोल्टेज मंगवाया था, आपके घर में मिलेगा 350 वोल्ट, ड्रॉप बढ़ जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो आप बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं वहां से रिएक्टिव पावर नहीं मंगवाता हूं, मैं यहां पे बगल में लगा देता हूं एक कैपेसिटर बैंक, मैं अपने घर का जो मेरे को रिएक्टिव पावर डिमांड है वो यहीं के यहीं कैपेसिटर बैंक से ले लूंगा। आप वहां से मत भेजो क्योंकि आप वहां से वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा कर रहे हो। देखो अब सुलभ बाबू का कहना है कि सर आपने तो गलत लिखवाया है, आपने लिखवा दिया क्यू आर इजकल टू वी एस वी आर अपॉन एक्सेस साइन डेल। इनने तो भाई शक कर दिया सर के ऊपर, सर को बोल दिया सर ये कॉस डेल नहीं होता है साइन डेल होता है। सुलभ बाबू जाओ किताब खोलो, मैं पावर सिस्टम भी पढ़ाने में कैपेबल हूँ, ठीक है, बहुत पढ़ाया मैंने पावर सिस्टम भी, ठीक है ठीक है, तो जाके देखना कॉस डेल ही आएगा वहाँ पे। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चल क्वेश्चन नंबर 2। A synchronous generator connected to an infinite bus is overexcited. Considering only the reactive power from the point of view of the system, the machine acts as a। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देना, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया ना सबको मिला के बताना इसका आंसर। हाँ गोविंदा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है गोविंदा। चल वेरी गुड पॉल, वेरी गुड, वेरी गुड अफजल, वेरी गुड। दोनों पॉल, दोनों देबा रीमा और चिरंजीत पॉल दोनों सही हैं। चलो अब देखो क्या बोल रहा है। सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस इज ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ? ओवर एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ भाई? ओवर एक्साइटेड का मतलब हुआ, ये तो नॉमिनल एक्साइटेशन होता है, ये ओवर एक्साइटेशन होता है, ये अंडर एक्साइटेशन होता है, ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है। मतलब यहां कहीं काम कर रहा है। ओवर एक्साइटेड का मतलब यहां कहीं काम कर रहा है, ओवर एक्साइटेड मतलब यहां कहीं काम कर रहा है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। अगर ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है मतलब जनरेटर से जो लोड कनेक्टेड है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। दैट मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर से जो लोड कनेक्टेड है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। अगर वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है मतलब वो एक इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। अगर वो इंडक्टर की तरह काम कर रहा है मतलब वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। अगर वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा तो डिलीवर कौन करेगा? उसे डिलीवर करेगी ये मशीन। दैट इज रिएक्टिव पावर क्या करेगी? डिलीवर करेगी। अगर ये डिलीवर कर रही है तो ये खुद किसकी तरह काम कर रहा है? बिल्कुल सही है धर्मेंद्र, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात समझ में आई? ये देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है गेट में। कम आए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इससे नहीं पूछे जाते हैं, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। हाँ अलका, बिल्कुल जनरेटर ओवर एक्साइटेड है, तो जनरेटर जब ओवर एक्साइटेड होता है तो यहां कहीं काम कर रहा होगा, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर पे। अगर वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है मतलब उसका जो लोड है वो लैगिंग है। लोड लैगिंग है मतलब वो इंडक्टर है, वो इंडक्टर है तो रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब खुद रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब खुद एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। सब सीक्वेंस में बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं रंजन। अच्छा, आप लोगों ने ये सोचा होगा कि मशीन, मतलब ये सोच लिया होगा कि लोड कैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई बात।
चल A synchronous generator connected to an infinite bus is supplying electrical power to an unity power factor at the bus. If the field current is increased, both the active and reactive power output of the machine will remain unchanged. The active power output of the machine will remain unchanged, but the machine will also supply lagging reactive power. The active power output of the machine will increase, and the machine will draw leading reactive power. The reactive power output of the machine will remain unchanged, but the machine will also supply leading reactive power. Very good, Sagnik. ठीक है चलो देखो क्या कह रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर. ठीक है. A synchronous generator connected to an infinite bus is supplying electric power at unity power factor. Unity power factor मतलब यहाँ मतलब नॉमिनल एक्साइटेशन में यहाँ कहीं काम कर रहा था. ठीक है. अब उनने क्या कहा, इफ द फील्ड करंट इज इंक्रीज, अगर फील्ड करंट इंक्रीज करते हैं, मैंने आपको बताया था वीडीसी इंक्रीज करो, फील्ड करंट इंक्रीज करो तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएफ इंक्रीज होगा, मतलब एक्साइटेशन इंक्रीज होगा. एक्साइटेशन अगर इंक्रीज करते हैं मतलब यहां कहीं पहुंच गया, यहां पे क्या है, ओवर एक्साइटेड है तो यहां पे क्या होता है, ये किस पे काम करता है, ये काम करता है लैगिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है. इसका मतलब ये है इंडक्टिव लोड को डिलीवर करेगा, दैट मींस. और मैंने बताया एक्साइटेशन को चेंज करने पे रियल पावर में कोई चेंज नहीं होता. तो पहली बात, बोथ द एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव विल बी अनअल्टर्ड, नो, द एक्टिव पावर आउटपुट ऑफ द मशीन विल बी रिमेन्स अनचेंज. हाँ ये हो सकता है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मशीन इंक्रीज ये भी गलत हो गया. तो एक्टिव पावर आउटपुट ऑफ द मशीन विल अनअल्टर्ड, ये तो सही है, ये तो सही है, ये दोनों सही होंगे. बट द मशीन विल ऑल्सो सप्लाई लैगिंग रिएक्टिव पावर. अगर ये जनरेटर है तो ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. ये कह रहे हैं इसमें, बट द मशीन विल ऑल्सो सप्लाई लीडिंग रिएक्टिव पावर. लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करने का मतलब इसका लोड लीडिंग होगा, मगर इसका लोड लीडिंग नहीं होगा, इसका लोड होगा लैगिंग. दैट इज बी इज अ करेक्ट आंसर. नोटेड, क्लियर. इसका देखो अभी तक हमने सिर्फ रिएक्टिव पावर बोला कि रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है इंडक्टर, कैपेसिटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है. अब अगर कहीं बोलते हैं कि भाई ये लैगिंग पावर डिलीवर हो रहा है, मतलब लैगिंग पावर डिलीवर हो रहा है मतलब वो जो इंडक्टर लगा है वो कंज्यूम कर रहा है. अगर हम कह रहे हैं लीडिंग पावर डिलीवर हो रहा है तो आगे कैपेसिटर लगा है वो कंज्यूम कर रहा है. तो ये लीडिंग रिएक्टिव पावर और लैगिंग रिएक्टिव पावर कम बोले जाते हैं एग्जाम्स में, ज्यादा इसको नहीं बोला जाता कि लीडिंग पावर डिलीवर कर रहा है, लीड कर रहा है. या नॉर्मली रिएक्टिव पावर वर्ड ही यूज किया जाता है. बट अगर लैगिंग पावर फैक्टर बोल रहे हैं कि लैगिंग
रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है मतलब वो इंडक्टर में जा रहा है, लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है मतलब वो कैपेसिटर के अंदर जा रहा है, बट यहां पे कैपेसिटर में नहीं जा रहा है, किस में जा रहा है, इंडक्टिव लोड में जा रहा है, क्योंकि ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। धीरे धीरे हो जाएगा गोविंदा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो इसका आंसर दो, यहीं दे दो। इफ द एक्साइटेशन ऑफ द थ्री फेज अल्टरनेटर ऑपरेटिंग ऑन इनफाइनाइट बस बार इज चेंज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल चेंज? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, टर्मिनल वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन। सिंपल है, सिंपल है। जब हम एक्साइटेशन को वेरी करते हैं तो एक्साइटेशन को वेरी करने पे पावर फैक्टर चेंज होता है, मतलब रिएक्टिव पावर चेंज होता है, रियल पावर में कोई भी चेंज नहीं होता। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो, ये अच्छा क्वेश्चन। द वी कर्व ऑफ द अल्टरनेटर शोन इन द फिगर फॉर रेटेड करंट IA, द मशीन इज मोर स्टेबल एट A, मोर स्टेबल एट B, इक्वली स्टेबल एट A एंड B एंड नन ऑफ द अबव। असल में गोविंदा ऐसा होता है, देखो मेरी ध्यान से यहां देखना, वो डेरिवेशन कराता ना तब समझ में आता। P इजगल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू EV अपॉन एक्सेस साइन डेल। देखो ध्यान से क्या होता है, जब हम एक्साइटेशन को चेंज करते हैं ना तो क्या होता है, होता यह है कि E साइन डेल में अगर एक्साइटेशन को मैं बढ़ाता हूं तो साइन डेल की वैल्यू कम होती है। मतलब जब हम वो वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व में कह रहे हैं ना कि P कांस्टेंट है, तो E एक्साइटेशन में जब चेंज करता हूं तो साइन डेल में चेंज आता है, टर्मिनल वोल्टेज में कभी चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज आएगा, साइन डेल में चेंज आएगा। साइन डेल में चेंज मतलब डेल में चेंज आता है। दूसरी बात, एक और फॉर्मूला होता है P इजगल टू VIA कॉस थीटा। तो जब मैं कहता हूं कि P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो IA कॉस थीटा में वेरिएशन होता है। मतलब IA कॉस थीटा में जब एक्साइटेशन को मैं कम ज्यादा करता हूं तो आर्मेचर करंट कम ज्यादा होता है। तो मान लो कि आर्मेचर करंट बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। तो IA और कॉस थीटा में IA की वैल्यू कम ज्यादा करने पे कॉस थीटा की वैल्यू कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज में कभी भी चेंज नहीं आता, वो जो वी कर्व है, इन्वर्टेड वी कर्व है उसमें। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए वी कर्व ऑफ एन अल्टरनेटर शोन इन द फिगर IA, एक IA वैल्यू पे दिया है और A और B दो पॉइंट है। वो पूछ रहे हैं कौन से पॉइंट पे ज्यादा स्टेबल होगा, A या B। अब देखिए अगेन मैंने बताया वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व किसके लिए होता है, कांस्टेंट P के लिए होता है। दैट इज EV अपॉन एक्सेस साइन डेल। ठीक है, अगर मैं B पॉइंट पे जा रहा हूं, B पॉइंट पे देखो एक्साइटेशन ज्यादा है, A पॉइंट पे एक्साइटेशन कम है। अगर मैं कहता हूं कि भाई एक्साइटेशन ज्यादा है, E अगर ज्यादा होगा तो साइन डेल कम होगा, साइन डेल अगर कम होगा तो डेल ज्यादा होगा, कि डेल भी कम ही होता है, डेल भी कम ही होता है। ठीक है, और अगर डेल कम होगा, जितना डेल कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज मोर स्टेबल। एक बार और समझाऊंगा, पहले देख लो। देखो फिर से ध्यान से सुनो, दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है ये पूछा जा रहा है। दोनों पॉइंट मुझे पता है कि एक ही पर्टिकुलर पावर P के लिए होते हैं, P इज इक्वल टू कांस्टेंट EV अपॉन एक्सेस साइन डेल।
अब अगर मैं बी पॉइंट पे जा रहा हूं, यहां पे एक्साइटेशन कम है, यहां ज्यादा है, अगर मैं एक्साइटेशन को बढ़ाता हूं तो साइन डेल की वैल्यू कम होती है, साइन डेल की वैल्यू कम मतलब डेल की वैल्यू कम, और डेल की वैल्यू कम होती है तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में हमने पढ़ा है जितना डेल कम होगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नोटेड। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें यार। चलिए सो बी हो गया, ये हो गया आर ए, ये हो गया जे एक्सेस, ये हो गया ई एंगल माइनस डेल, ये हो गया आपका आई ए करंट। हाँ धर्मेंद्र कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं। चल ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए प्लस जे एक्सेस v is equal to e plus IRA plus jxs, or we can say that e is equal to v minus IARA minus j IAXS.
तो सिंक्रोनस मोटर में उल्टा होता है, यहां से हम टर्मिनल वोल्टेज देते हैं, आर्मेचर करंट जाता है, एक्साइटेशन यहां होता है, आर ए जे एक्सेस, एक्सेस यहां पे भी वही होता है, एक्सेस इक्वल टू एक्स ए आर प्लस एक्सएल, वही जो हमने जनरेटर में देखा था, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस। Noted. क्या बात है, सब लोग रेस्ट करने चले गए, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है नोटेड का। बढ़े आगे। ठीक है अफजल, दिन में चल नाउ synchronous motor at lagging power factor, मतलब IA lags V by थीटा, ये हो गया V, ये हो गया आपका IA। ठीक है, ना अगर हम कहते हैं कि भाई आइए यहां पे है, आइए यहां पे है, ठीक है, तो प्लस जे आइए कहां पे होता है, ये होता है प्लस जे आइए। अगर मैं आपसे कहूं माइनस जे आइए कहां होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं माइनस आइए कहां होता है, ठीक है, इस इक्वेशन को कुछ मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इक्वल टू वी माइनस जे आई ए एक्सेस माइनस आई ए आर ए, लिख सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया V। अब इसमें ऐड करना है माइनस जे आई ए एक्सेस, अगर आई ए यहां पे है तो माइनस जे आई ए यहां होता है, अगर आई ए यहां पे है तो माइनस जे आई ए यहां होगा। माइनस जे आई ए एक्सेस, भैया अगर आई ए यहां पे है तो माइनस जे आई ए यहां होता है, अगर आई ए यहां पे है तो माइनस जे आई ए यहां होगा, माइनस जे आई ए देखो ऐसा, माइनस जे आई ए एक्सेस आई माइनस आई ए, माइनस आई, अगर ये आई ए है तो माइनस आई इसके जस्ट अपोजिट, माइनस आई ए आर ए,
और तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा दैट इज ई। ई और वी के बीच में एंगल कितना आता है, डेल। वी और आई ए के बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा। वी ई और आई ए के बीच में कितना होता है, दैट इज आई। ठीक है, अगर हम v का यहां पे कंपोनेंट देखें, v का यहां पे कंपोनेंट देखें तो कितना आएगा, दैट इज v cos थीटा। ठीक है, यहां आएगा v cos थीटा। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये कितनी वैल्यू होगी, ये दैट इज आई आर ए। अगर v का यहां पे कंपोनेंट v cos थीटा है तो यहां पे कितना होगा, v sin थीटा। अगर v sin थीटा यहां पे है तो यहां पे v sin थीटा होगा। अगर ये v sin थीटा है तो ये कितना होगा, आई एक्सेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, ये देखिए इस ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ये हो गया हाइपोटेनियस, दैट इज ई स्क्वायर। ई स्क्वायर इजकल टू ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, v sin थीटा माइनस आई एक्सेस, और ये वाली कितनी हो जाएगी वैल्यू, v cos थीटा माइनस आई आर ए, दैट इज इक्वल टू v cos थीटा माइनस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस v sin थीटा माइनस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जाई एंगल की, टेन जाई इज इक्वल टू थीटा माइनस डेल, टेन जाई इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस डेल इक्वल टू v sin थीटा माइनस आई ए एक्सेस अपॉन v cos थीटा माइनस आई ए आर ए। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा सिंक्रोनस जनरेटर का था। सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर, बस अंतर क्या है, सब जगह प्लस की जगह सब जगह माइनस आ गया है। देखो यहां प्लस था, माइनस 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 माइनस, बाकी सब कुछ सेम। दूसरी बात, मोटर में देखो ई कर रहा है लैग वी को, ई लैग्स वी, ई लैग्स
वी बाय डेल। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड वाइज देखिए आप, V का मैग्नीट्यूड E से ज्यादा होगा, और होना भी चाहिए भाई, मोटर में V ही तो E को सप्लाई कर रहा है, V तो टर्मिनल वोल्टेज है। नोटेड। चल सेकंड, सिंक्रोनस मोटर at leading power factor, that is Ia leads V by theta। ये हो गया V, Ia लीड कर रहा है बाय थीटा। ठीक है, E इज इक्वल टू V माइनस जे आई एक्सेस प्लस जे माइनस जे। चलो मेरे को डिग्री से बनाना आ गया, अब इसमें डिग्री इसमें आता है, मगर उसका यूज करना आ गया। आइए से माइनस जे आई एक्सेस, ये हो गया माइनस जे आई ए एक्सेस। ठीक है, तो अगर आइए यहाँ है तो माइनस जे आई एक्सेस यहाँ पे होगा, अगर माइनस जे आई एक्सेस है यहाँ पे, आइए यहाँ पे, तो माइनस आई आर ए जस्ट इसका अपोजिट। माइनस आई ए आर ए, V माइनस जे आई एक्सेस माइनस आई आर ए, तीनों का रिजल्टेंट ये आ गया, दैट इज E। इन दोनों के बीच में एंगल बनता है डेल, इनके बीच में बनता है जाय। यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा दैट इज आई ए आर ए
अगर हम v का यहां पे कंपोनेंट देखें तो ये हो जाएगा दैट इज v cos थीटा v का अगर हम यहां पे कंपोनेंट देखें ये हो जाता है v sin थीटा। अगर हम आई एक्सेस यहाँ पे वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा दैट इज वी आई एक्सेस अब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की। किस पर्टिकुलर ट्राइंगल की? ये इस ट्राइंगल की बात करें तो यहां हो जाएगा दैट इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस आई आर एक्सेस वी कॉस थीटा माइनस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर टेन ज़ा इक्वल टू टेन थीटा प्लस डेल इक्वल टू वी साइन थीटा प्लस आई ए एक्सेस अपॉन वी कॉस थीटा माइनस आई ए आर ए। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये देखो ये वैल्यू क्या होगी वी कॉस थीटा माइनस आई आर ए। ये वाली वैल्यू क्या होगी दैट इज वी साइन थीटा प्लस आई एक्सेस। ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। इसमें भी हमें दिख रहा है ई वी को लैग कर रहा है। E lags V by डेल। देखो V से E लैग कर रहा है बाय डेल। दूसरी बात मैग्नीट्यूड वाइज देखो क्या हो रहा है, उल्टा हो गया। E का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन V का मैग्नीट्यूड। भाई मोटर है तो मोटर में होना क्या चाहिए था, मोटर में टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है, अंदर बैक ईएमएफ कम होता है। होता यही है। लैगिंग में वही था बट लीडिंग में उल्टा हो गया। लीडिंग में क्या हो गया, ई की वैल्यू वी से ज्यादा हो गई। बिल्कुल दिव्या, बेसिकली हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसी को यूज करते हैं। और देखो आप जो पहले वाला था मतलब लैगिंग पावर फैक्टर के लिए सिंक्रोनस मोटर में जो हमने बनाया, उसमें सिर्फ हमने यहां पे साइन चेंज कर दिया, यहां साइन चेंज कर दिया और यहां साइन चेंज कर दिया, बिल्कुल जनरेटर जैसा। या तो जनरेटर का याद करो, जनरेटर में यहां सब जगह क्या होता था, यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, जस्ट उसका अपोजिट। जनरेटर वाले की लीडिंग पावर फैक्टर का जस्ट अपोजिट।
क्लियर एंड नोटेड? आगे बढ़े। नाउ लास्ट वन, सिंक्रोनस मोटर एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब phase difference between IA and V is 0, मतलब एक प्रकार से थीटा इज 0। तो V अगर ये है तो IA भी सेम फेज में हो जाएगा। ये आ गया आपका IA सेम फेज में। हमें पता है इक्वेशन होती है ये वाली, ले आते हैं भाई इसको। V अगर यहाँ है तो IA यहाँ पे, IA यहाँ है तो माइनस जे आई ए, प्लस जे आई ए यहाँ होता है, माइनस जे आई ए यहाँ होगा। माइनस जे आई ए एक्सेस, माइनस जे आई ए एक्सेस। IA अगर यहाँ है तो माइनस आई ए इसके जस्ट अपोजिट, माइनस आई ए आर ए, और तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा E। E और V के बीच में एंगल डेल, E और IA के बीच में एंगल जाय, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है V, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है IARA, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज V माइनस IARA। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, दैट इज IA एक्सेस, दैट इज IA एक्सेस। तो हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की। तो हो जाएगा दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल टू V प्लस V माइनस IARA का होल स्क्वायर प्लस IA एक्सेस का होल स्क्वायर। tan xi is equal to tan del equal to IA एक्सेस अपॉन V माइनस IARA। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि E लैग्स V बाय डेल। मोटर के हर केस में E V को लैग करेगा, क्योंकि पावर हमेशा ना रियल पावर यहां से यहां की तरफ ही फ्लो करती है, ठीक है। तो E हमेशा V को लैग ही करेगा, मोटर के कोई भी केस हो, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी। जनरेटर में E हमेशा लीड करता था V को, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी, मगर मैग्नीट्यूड वाइज कम ज्यादा होता था डिपेंडिंग अपॉन द पावर फैक्टर। जैसे यहां पे हमें दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज भी हमें E की वैल्यू कम दिख रही है, तो नॉर्मल केस में तो E की वैल्यू V से कम दिखेगी, मतलब लैगिंग और यूनिटी में, लीडिंग में उल्टा हो जाता है बस। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं, तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ
इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है। ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे।
इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है। ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।